Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our next chapter of class 12 political science and that is challenges of nation building. तो अभी हमारी बुक 1 तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये हमारी बुक 2 का चैप्टर 1 है। हमने बुक 1 में तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बुक में हम हमारे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम चला। तो चलो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक स्पीच से जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो जैसे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल ही गई थी तो सभी बहुत खुश थे और सभी इस बात से एग्री करते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट 2 गोल्स पर ज़रूर ध्यान देगी। फर्स्ट तो ये था कि कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करेगी एंड सेकंड ये था कि गवर्नमेंट सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली जो पुअर है और सोशली बैकवर्ड है उन पर ज़्यादा ध्यान देगी। लेकिन ये सब इतना ईजी नहीं था। अभी तो इंडिया को नई इंडिपेंडेंस मिलती है और इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिनमें से 3 चैलेंजेस सबसे मेजर चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज था नेशन बिल्डिंग। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज रहती थी। सब अलग अलग रिलीजन फॉलो करते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस कल्चर फॉलो करते थे, अलग अलग फूड खाते थे। तो इतने डिफरेंसेस होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे उनमें यूनाइटी बनाए रखे, कैसे उनको यूनाइटेड रखे, कंट्री में कैसे सबको एक साथ लाकर एक यूनाइटेड स्टेट बनाएंगे। सेकेंड चैलेंज था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने जैसे कि पढ़ा है कि इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बेसिस पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है अपनी कंट्री में। सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि डेमोक्रेसी को लागू भी करना था कंट्री में। तो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने में भी खुद में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। थर्ड चैलेंज था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। इकोनॉमी को भी तो ग्रो करना था और इसके साथ साथ पॉवर्टी को भी हटाना था, गरीबी को भी हटाना था। तो अब हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन हमारे सामने ये कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिनको हमें दूर करना था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कि कैसे हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ। अब हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन इसकी भी हमें एक कीमत चुकानी पड़ी थी और वो थी कि इंडिया का पार्टीशन हो गया था 2 पार्ट्स में, जिनमें से हम आज एक को तो बोलते हैं इंडिया और दूसरा हमारा ही पड़ोसी देश पाकिस्तान। इस पर एक थ्योरी भी थी जो कि मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई थी और उसका नाम था 2 नेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इंडिया में 2 तरह की कम्युनिटीज़ रहती थी, एक है मुस्लिम और दूसरी है हिंदूज़। दोनों के लिए अलग अलग नेशन बनाने चाहिए, हिंदूज़ के लिए इंडिया और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान। कांग्रेस इस थ्योरी को बिल्कुल अपोज करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स तो चाहते ही यही थे कि हमारे बीच यूनाइटी नहीं रहनी चाहिए और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी सोच में। और इंडिपेंडेंस वाली रात इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की रात भी बन गई। जिस एरिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी होती है वो तो बन जाता है पाकिस्तान और जहां हिंदूज मेजॉरिटी होती है तो वो बन जाता है इंडिया। तो इस डिसीजन के बेसिस पर हमारा पार्टीशन फाइनल हो जाता है। अब नेक्स्ट ये तो फाइनल हो गया था कि हाँ भाई पार्टीशन तो होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, जिनमें से फर्स्ट थी that there was no single group of Muslims majority area in British India। मुस्लिम्स मेजॉरिटी के 2 पार्ट्स थे, मतलब कोई भी जगह फिक्स नहीं थी कि कहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी है। एक तो वही थी जो कि आज पाकिस्तान है और दूसरा वो जो आज बांग्लादेश है। तो ये 2 जगह थी जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी। तो एक को तो ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया गया और दूसरे को वेस्ट पाकिस्तान बोल दिया जाता है। अब इसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी ही मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि हमारा पार्टीशन होना चाहिए,
बल्कि बहुत सारे इसके अपोजिट भी थे, जैसे कि खान अब्दुल गफर खान, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बोला जाता था क्योंकि ये गांधी जी को फॉलो करते थे। लेकिन एट द एंड इनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद अब ऐसी बहुत सारी जगह थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में भी जो प्योर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, जैसे पंजाब और बंगाल। इनमें कहीं कहीं हिंदूज भी थे और कहीं कहीं मुस्लिम्स भी, लेकिन इनमें भी एरिया डिवाइड कर दिया गया और इसलिए तो आज पाकिस्तान में भी पंजाब है और हमारी कंट्री में भी पंजाब है। इसी के चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की भी थी। लाखों हिंदूज, सिख जो पाकिस्तान में ही रह गए थे या जो मुस्लिम्स इंडिया में ही रह गए थे, वे अपने ही घर में एलियंस की तरह हो गए थे। उनको अपना घर ही सेफ नहीं लगता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है दैट कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। ये पार्टीशन तो हो गया था लेकिन इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। वो क्या क्या थे, चलो जानते हैं। सबसे फर्स्ट तो लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये आंकड़ा कम से कम 80 लाख का बताया जाता है। लाखों लोगों की मौत हुई। बहुत सारे शहरों में कम्युनल जोन्स बन गए थे। वहाँ हिंदूज मुस्लिम्स के नाम पर दंगे फसाद हुए, जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। दोनों तरफ की माइनॉरिटीज को रिफ्यूजी कैंप में बड़े ही बुरे हाल में रहना पड़ा था। वुमेन की किडनैपिंग चल रही थी एंड दे वर रेप्ड। उनको फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ता था और फोर्सफुली शादी करनी पड़ती थी। कई बार तो घर के आदमी ही अपनी घर की औरतों को मार देते थे ताकि उनकी इज्जत पर दाग ना लगे। बहुत सारे राइटर्स, पोइट्स इस हिस्टोरिकल सीन को डिवीजन ऑफ हर्ट का नाम देते हैं। इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज का डिवीजन ही नहीं हुआ बल्कि लोगों के हर्ट भी बढ़ गए। 1951 में जब ये पता लगा कि इंडिया में अभी भी 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इसीलिए हमारी कंट्री ने सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया और ये बोला गया कि सभी रिलीजन को इक्वल फ्रीडम दी जाएगी। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या क्रिश्चियन, तो सभी को इक्वल फ्रीडम दी जाएगी, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी। इसके बाद अब इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी, पार्टीशन भी हो गया था। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना रखा था, तो उस टाइम पर 2 तरह की स्टेट्स होती थी। प्रिंसली स्टेट्स जो स्टेट्स डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती थी, और दूसरी प्रोविंशियल स्टेट्स वो होती थी जो स्टेट राजा महाराजों के अंडर होती थी। लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ही सुपरमेसी होती थी। मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स ही देखते थे और इंटरनल अफेयर्स वो खुद अपने आप संभाल लेते थे। इसी को पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन बोला जाता था। तो अभी प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोड़ गए थे। वो क्या कहते हैं कि इन 565 प्रिंसली स्टेट्स के सामने 3 ऑप्शंस हैं, चाहे वो इंडिया में मर्ज हो जाए या फिर वो पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। और इसके अलावा भी उनके पास एक और ऑप्शन था कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन भी घोषित कर सकते हैं। अब इंडिया का एम तो यूनाइटी बनाए रखने का था। अगर इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स अलग हो जाएंगी तो इंडिया तो बिखर ही जाएगा, कोई यूनाइटी नहीं रह पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ हल निकालती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये ड्यूटी मिलती है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर सभी प्रिंसली स्टेट्स के साइन करवाए ताकि वे इंडिया में ही मिल सके। इस पर गवर्नमेंट की कुछ 3 कंसिडरेशन भी थी, जैसे ज़्यादातर सभी प्रिंसली स्टेट्स के सिटीजन्स तो इंडिया में ही मिलना चाहते थे, लेकिन बात तो वहाँ के प्रिंस की थी ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट उनको कुछ रीजनल ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हो जाती है कि लो कुछ पावर ले लो लेकिन इंडिया से अलग मत हो। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद एक इम्पोर्टेंट काम था कि सभी
स्टेट्स की बाउंड्रीज को अच्छी तरह से मार्क करना, ये फिक्स करना कि नेशन की कहाँ कहाँ तक बाउंड्रीज हैं। अब इसके बाद ज़्यादातर रूलर्स तो साइन कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर, लेकिन कुछ एरियाज थे जो नहीं मान रहे थे। उनको मनाने के लिए कैसे क्या क्या मेथड्स यूज़ किए, तो वो हम आगे इसी चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। कश्मीर के बारे में हम आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको ये नोट्स इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, then please subscribe my channel and please share it with your friends.